हेलो दोस्तों। तो पॉलिटी के इस सीरीज़ में आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 विच इज़ सिटीज़नशिप ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 होगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। उसके अंदर 4 आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 1 to 4। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 विच इज़ 7 आर्टिकल्स। ठीक है। अब आर्टिकल 5 to 11 हम लोग एक एक करके देखेंगे कि हर आर्टिकल्स में क्या क्या है और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे द ऑल 7 आर्टिकल्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 to 11। ओके। अब यहाँ पे कुछ मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं जिसमें मैंने लिखा है राइट्स इंजॉयड बोथ बाय इंडियंस एंड एलियंस। तो यहाँ एलियंस वो जादू वाला एलियन नहीं है, यहाँ पे एलियन मतलब फॉरेनर्स। ठीक है। तो जैसे फॉरेनर्स लोग भी इंडिया में आते हैं कुछ काम के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए तो कम ही, बेसिकली हम इंडियंस लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। पर इंडिया में भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस आइडियल्स कंपनीज आती है काम करने के लिए, तो वो हमारे फॉरेनर्स हो जाते हैं, तो उन्हीं लोगों को एलियंस बोला गया है। तो कुछ ऐसा फंडामेंटल राइट्स होता है जो मतलब सब के लिए अवेलेबल है। और बेसिकली फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 वी स्टडी आर फंडामेंटल राइट्स। वी विल बी स्टडिंग दैट इन आई थिंक चैप्टर नंबर 7 एंड here I am just giving an overview that there are some articles which are available to both Indians and aliens। ठीक है ना। तो ये कौन कौन से आर्टिकल है मतलब अभी आपको जानने का ज़रूरत नहीं है कि कौन से आर्टिकल में क्या है। मैं ये आपको फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगी। ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग इतना जान लेते हैं कि कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो कि बेसिकली इंडियंस को भी अलाउड है, मतलब इंडियंस को तो ऑब्वियसली अलाउड होगा, प्लस फॉरेनर्स जो एलियन लोग होते हैं उन्हें भी अलाउड है। थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा रट्टा लगाइएगा, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए बहुत ही अच्छा MCQ बन सकता है। आर्टिकल नंबर 14, देन आर्टिकल 14 पढ़ा, उसके बाद डायरेक्टली जंप एंड जस्ट गेट कंटिन्यूअस 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है। 29 और 30 को नहीं डाला के क्योंकि वो हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी सेक्शन होता है ना, तो उनके लिए 29 और 30, जो माइनॉरिटीज़ SC ST कम्युनिटी OBCs होते हैं वो उनके लिए होता है, तो इसलिए 29 और 30 को एक्सक्लूड करके आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 हम एक एक आर्टिकल्स को हमारे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा। अब इंडिया के अंदर क्या है ना कि सिंगल सिटीजनशिप चलता है, मतलब हम राजस्थान में है उसके सिटीज़न होने से पहले, हम मुस्लिम हैं इसके सिटीज़न होने से पहले, हम SC ST है ये होने से पहले हम एक भारतीय नागरिक है, हम एक इंडियन है। और ये सबसे पहला ट्रूथ है, वी आर एन इंडियन फर्स्ट एंड वी हैव द रूल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन आवर कंट्री। समझ आया। जबकि USA में ऐसा नहीं है। USA में अगर आप किसी स्टेट में रहते हो तो आप उस स्टेट के नागरिक भी हो और USA के नागरिक तो हो ही, तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। हमारे इंडिया में ये नहीं है। हमारे इंडिया में क्या चलता है, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वी आर ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया। वी आर नॉट सिटीजन ऑफ झारखंड और मध्य प्रदेश, और वी आर नॉट known for our religious categorization or for our language or for our culture or for our tradition. We are known to be as an Indian, that's it, that is your that यही आपका वजूद है कि आप एक इंडियन हो। ठीक है। अब इंडिया में क्या है ना कि अगर कोई ऐसा सिटीज़न जो पैदा नहीं हुआ था इंडिया में, वो बाद में इंडिया का नागरिक बना, ठीक है, वो पैदा हुआ नहीं था इंडिया में, वो बाद में इंडिया का नागरिक बना, तो वो भी इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। समझ आया। मतलब अगर आप इंडिया के नागरिक नहीं हो फिर भी आप इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हो। ठीक है। मतलब अगर चाहे तो जेफ बेजोस आकर के इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। एक्चुअली हम लोगों को इलॉन मस्क को बनना चाहिए ना कि यू हैव अ गुड आइडिया, यू शुड कम एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देन मी टू विल बिकम टू मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। ओके, जोक्स अपार्ट, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप इंडिया के सिटीज़न नहीं हो, आप बाद में सिटीज़न बने, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं कि कोई डिसेंट से बन जाता है, कोई रजिस्ट्रेशन से बन जाता है, कोई कुछ नेचुरलाइजेशन से बन जाता है। तो अगर कोई ऐसे भी सिटीज़न बना है तो वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन
यूएसए में ऐसा नहीं होता है। यूएसए में अगर जो बिडेन वहाँ के प्रेसिडेंट है तो मतलब वो वहीं पैदा हुए थे और वो वहीं के सिटीज़न है। ही हैज़ द कार्ड ऑफ यूएसए सिटीजनशिप, इसलिए वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन सके। अगर वो बेसिकली इंडियन होते तो वो नहीं बन पाते। समझ आया हमारे इंडिया में और यूएसए में क्या डिफरेंट है। अच्छा, मैं आपको यूएसए का एग्जांपल लेकर के क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बेसिकली लक्ष्मीकांत में भी वहीं दिया हुआ है और हमारा इंडिया और यूएसए का जो मतलब बायलैटरल रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा है कि मतलब वी कंसिडर एवरीथिंग इन डॉलर्स, in respect of Joe Biden, in respect of presidential and parliamentary form of government. So let's start with our first article, article number 5. ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 में क्या बोला गया है कि कौन इंडिया का सिटीजन बन सकता है। कौन बन सकता है? पहला कंडीशन, डोमिसाइल इन इंडिया, मतलब पहला बात तो वो इंडिया में रह रहा है। ठीक है, डोमिसाइल का मतलब क्या होता है कि रह रहा है इंडिया में, मतलब इंडिया में तो रह रहा है, प्लस अब एनी अदर, यहाँ जो 3 दिया हुआ है ना उसका एनी अदर। एनी अदर में क्या क्या है, या तो वो खुद इंडिया में पैदा हुआ हो, या तो उसका कोई पेरेंट पैदा हुआ हो, या तो वो 5 साल से इंडिया में रह रहा है। ठीक है, आर्टिकल 5 का कंडीशन समझ आ गया। पहला तो वो इंडिया में रह रहा है, डोमिसाइल्ड इंडिया में, प्लस एनी अदर, क्या, या तो वो खुद बॉर्न हुआ है, उसके कोई माता पिता बॉर्न हुए हैं, या तो फिर वो 5 साल से इंडिया में रह रहा है। आर्टिकल 5 इज क्लियर। आर्टिकल 6, हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, जो पाकिस्तान में रहते थे और इंडिया आए हैं, कब? 19 जुलाई 1948 से पहले। ठीक है, डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल यू शुड रिमेंबर, क्या पता कभी एमसीक्यू में आपको घुमाने के लिए दे दे। सो धीरे धीरे आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करोगे ना, कम से कम लक्ष्मीकांत को 10-12 बार रिवाइज़ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा दिमाग में प्लीज़ रखना कि 19 जुलाई 1948, ठीक है, क्या डेट बोला मैंने? 19 जुलाई 1948 से पहले कौन कौन इंडिया का नागरिक बन सकता है। देखिए यहाँ 3 कंडीशन, अगर उसके कोई माता पिता इंडिया में पैदा हुए हो, या उसके कोई ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा हुए हो, या वो खुद इंडिया में पैदा हुआ हो, है ना। ये कब का कंडीशन है? 19 जुलाई 1948 से पहले। आफ्टर 19 जुलाई 1948 कौन बन सकता है इंडिया का नागरिक? यहाँ देखिए 4 कंडीशंस है। या तो उसके कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट पैदा हुए हो, वो आया है वापस, माइग्रेटेड टू इंडिया ना, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान से वापस आया है फॉर परमानेंट सेटलमेंट, मतलब पूरा एकदम अपना सामान वामान लेके आया कि अब भैया मुझे यहीं रहना है, तो रिटर्न फॉर परमानेंट सेटलमेंट। 6 महीने से इंडिया में रह रहा है, तो 6 महीने से इंडिया में रह रहा है और रजिस्टर्ड है किसी कॉन्जुलेट के पास। ठीक है, 4 कंडीशन समझ में आया। आफ्टर 19 जुलाई 1948, आफ्टर 19 जुलाई 1948 कौन कौन इंडिया का सिटीजन बन सकता है? उसके कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए थे या मतलब रहते थे, रिटर्न फॉर परमानेंट सेटलमेंट, पाकिस्तान से वापस आया है परमानेंटली रहने के लिए, 6 महीना से इंडिया में रह भी रहा है और किसी कॉन्जुलेट के पास रजिस्टर भी करवा चुका है, तो वो इंडिया का सिटीज़न बन सकता है। ठीक है, आर्टिकल 6 के अंदर 2 डेट्स है, एक बिफोर 19 जुलाई 1948 और एक आफ्टर 19 जुलाई 1948 में सिर्फ पेरेंट ग्रैंड पेरेंट ही हिमसेल्फ बॉर्न, और आफ्टर में 4 कंडीशंस जो मैंने बताया, पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट, परमानेंट सेटलमेंट, 6 महीना से रह रहा है और रजिस्टर्ड है। आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 7 क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान रहने चल गया था, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न टू इंडिया। ठीक है, मतलब कुछ लोग जो पाकिस्तान चले गए कि पार्टीशन हो गया, चलो पाकिस्तान ही चलते, वहाँ हमारे भाई बहन लोग सब है, लेकिन पाकिस्तान गए तो वहाँ माहौल समझ में ही नहीं आया, वहाँ मन ही नहीं कर रहा, वहाँ रहने में दिल ही नहीं लग रहा, तो क्या हुआ, वापस इंडिया आ गए, है ना। मतलब गए थे पाकिस्तान में रहने के लिए लेकिन फिर इंडिया आ गए, बट लेटर रिटर्न टू इंडिया। इसका डेट क्या है? 1 मार्च 1947। तो 1 मार्च 1947 के बाद से कौन कौन इंडिया का सिटीजन बन सकता है? यहाँ सिर्फ डेट का चेंज है, बाकी चारों कंडीशंस बिल्कुल ऊपर वाले जो 19 जुलाई 1948 के आफ्टर वाला था ना, वही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 मार्च 1947 के बाद कौन कौन इंडिया का सिटीजन बन सकता है? पहला, ईदर ऑफ हिज पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए थे। ठीक है, उसके बाद वही परमानेंट सेटलमेंट के लिए आया है, 6 महीना से रह रहा है और किसी के पास रजिस्टर्ड है। ठीक है, 2 डेट्स हो गया है, उधर था एक बिफोर 19 जुलाई 1948 और आफ्टर 19 जुलाई 1948, उसमें था सिर्फ पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट वाला और एक वो खुद, और उसके बाद 4 कंडीशंस, और उसके बाद यहाँ से डेट चेंज हुआ है आर्टिकल नंबर 7 में, 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद कौन कौन नागरिक बन सकता है? वापस वहीं 4 कंडीशंस। डेट प्लीज़ याद रखिएगा, थोड़ा मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ डेट, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, उसमें क्या था, 19 जुलाई 1948, 2 कंडीशंस बिफोर एंड आफ्टर, इसमें 1 मार्च 1947 का वहीं सेम 4 कंडीशंस। ठीक है, अब यहाँ
आर्टिकल 7 पता नहीं ये आर्टिकल शो क्यों नहीं कर रहा है पूरा। एक मिनट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लगता है यहाँ आर्टिकल 8 शो नहीं कर रहा। मैंने देखिए ऊपर में लिखा है पर पता नहीं ये शो क्यों नहीं कर रहा है। मैं आपको ऐसे ही बताती होती हूँ। तो आर्टिकल 8 के तहत कौन कौन इंडिया का सिटीज़न बन सकता है, वही 3 कंडीशन है बेसिकली कि मतलब बॉर्न हुआ है इंडिया में, उसके कोई ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए थे। ओके, वही ठीक है, वही कंडीशन है कि या तो वो खुद या उसके कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए थे और किसी डिप्लोमेट के पास रजिस्टर्ड भी है। ठीक है, ये आर्टिकल 8 बोलता है, इसमें कोई डेट नहीं है। सिर्फ आर्टिकल 6 और 7 में 2 डेट्स मैंने आपको बताया, 19 जुलाई 1948 वाला और एक 1 मार्च 1947 वाला आर्टिकल नंबर 7 में। और आर्टिकल नंबर 8 में कोई डेट नहीं है, सिर्फ ये है कि उसके कोई पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या वो खुद इंडिया में अगर बॉर्न हुआ है तो वो इंडिया का सिटीज़न बन सकता है। और प्लस तो मतलब वो किसी के पास कोई डिप्लोमेट के पास रजिस्टर्ड है इंडिया में। ठीक है, अब आर्टिकल 9 to 11 डील करता है कि कैसे सिटीजनशिप को छोड़ा जा सकता है। तो आर्टिकल 9 बोलता है कि आप अगर वॉलेंटरीली अपने पूरे होशो हवास में इन योर फुल कैपेसिटी ऑफ माइंड एंड ब्रेन यू हैव एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, मतलब आप अपने पूरे होशो हवास में किसी और कंट्री का सिटीजनशिप को अगर ले लेते हैं, अगर आप एक इंडियन और आप जा करके यूएसए का सिटीजनशिप ले लोगे तो आपका इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब इट विल कम टू एन एंड। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कुछ वो करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप जा करके लोगे तो आपका इंडिया का सिटीजनशिप हट जाएगा। आर्टिकल 10 क्या बोलता है कि आपका सिटीजनशिप को आपसे छीना जा सकता है अगर पार्लियामेंट कोई चेंजेस ला दे। मतलब इतना सारा हम लोगों ने पढ़ा ना अभी कि ऐसे ऐसे सिटीजन बन सकता है, 6 महीने से रह रहा है, रजिस्टर्ड है, ये वो। तो अगर पार्लियामेंट ये सब में कोई चेंज कर दे, अगर पार्लियामेंट उसमें कोई बदलाव कर दे तो आपका सिटीजनशिप छीना जा सकता है। मान लीजिए आप वो 4 कंडीशन के हिसाब से सिटीजन बने हुए इंडिया के, लेकिन अब पार्लियामेंट आया और उन्होंने चारों कंडीशंस को निकाल दी कि नहीं अब इससे कुछ नहीं होगा, तो क्या पता आपका सिटीजनशिप चला जाए, है ना। आर्टिकल 11 सिंपली ये बोलता है कि सिटीजनशिप में अगर कोई बदलाव लाना है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है और कोई नहीं। ठीक है, आर्टिकल 11 सिर्फ इतना ही बोलता है कि पार्लियामेंट ही सिटीजनशिप के प्रावधानों को चेंज कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ इतना बताया गया आर्टिकल नंबर 11 में, समझ आ गया। आर्टिकल नंबर 5 में पहले तो डोमिसाइल इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट था, ये डोमिसाइल प्लस एनी अदर में इधर ऑफ हिज पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या 5 साल से इंडिया में रह रहा है। उसके बाद आर्टिकल 6 में बिफोर 19 जुलाई 1948 वही 3 कंडीशन, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और हिमसेल्फ बॉर्न। और आफ्टर 19 जुलाई 1948 में 4 कंडीशंस कि परमानेंट सेटलमेंट के लिए आया है, 6 महीना से रह रहा है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, और फिर आर्टिकल 7 में 1 मार्च 1947 वापस से वही 4 कंडीशन। आर्टिकल नंबर 8 पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, हिमसेल्फ बॉर्न और रजिस्टर्ड है किसी कॉन्सुलेट के पास, कोई डेट नहीं है इसमें। आर्टिकल नंबर 9 क्या बोलते हैं कि वॉलेंटरीली जा करके किसी और कंट्री का सिटीजनशिप को अक्वायर कर लिया तो इंडिया का सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 10 बोलता है कि अगर पार्लियामेंट कोई चेंजेस ला दे आपके सिटीजनशिप एक्ट में तो आपका सिटीजनशिप लिया जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 11 बोलता है कि अगर सिटीजनशिप एक्ट में कोई भी चेंजेस लाना है कभी भी तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है और कोई नहीं। ठीक है, तो आज यहीं तक छोड़ते हैं। आई वॉन्ट द टॉपिक टू सिंक टू योर ब्रेन। ओके, so let us leave it till here. You can just go through Lakshmikant once and revise it all together, and then probably we'll start with Citizenship Act in our next video. So till then, stay connected guys. If you loved the explanation then please like the video and subscribe to my YouTube channel. You can also comment in the comment section how you liked the video and do you want any changes in my explanation pattern or not. Also do tell me if the notes were helpful to you, the thing I'm showing you here, whether it was helpful to you or not. So thank you guys and take care. Thank you so much. हेलो दोस्तों, तो पॉलिटी के सीरीज़ में आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 विच इज़ सिटीज़नशिप, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 होगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। उसके अंदर 4 आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 1 to 4। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 विच इज़ 7 आर्टिकल्स। ठीक है, अब आर्टिकल 5 to 11 हम लोग एक एक करके देखेंगे कि हर आर्टिकल्स में क्या क्या है और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे द ऑल 7 आर्टिकल्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5 to 11। ओके,
अब यहाँ पे कुछ मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं जिसमें मैंने लिखा है राइट्स इंजॉयड बोथ बाय इंडियंस एंड एलियंस। तो यहाँ एलियंस वो जादू वाला एलियन नहीं है, यहाँ पे एलियन मतलब फॉरेनर्स। ठीक है, तो जैसे फॉरेनर्स लोग भी इंडिया में आते हैं कुछ काम के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए तो कम ही, बेसिकली हम इंडियंस लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, पर इंडिया में भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस आइडियल्स और कंपनीज आती है काम करने के लिए, तो वो हमारे फॉरेनर्स हो जाते हैं, तो उन्हीं लोगों को एलियंस बोला गया है। तो कुछ ऐसा फंडामेंटल राइट्स होता है जो मतलब सब के लिए अवेलेबल है, और बेसिकली फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 वी स्टडी आर फंडामेंटल राइट्स। वी विल बी स्टडिंग दैट इन आई थिंक चैप्टर नंबर 7, and here I am just giving an overview that there are some articles which are available to both Indians and aliens। ठीक है ना, तो ये कौन कौन से आर्टिकल है, मतलब अभी आपको जानने का ज़रूरत नहीं है कि कौन से आर्टिकल में क्या है, मैं ये आपको फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगी। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग इतना जान लेते हैं कि कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो कि बेसिकली इंडियंस को भी अलाउड है, मतलब इंडियंस को तो ऑब्वियसली अलाउड होगा, प्लस फॉरेनर्स जो एलियन लोग होते हैं उन्हें भी अलाउड है। थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा रट्टा लगाइएगा, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए बहुत ही अच्छा MCQ बन सकता है। आर्टिकल नंबर 14, देन आर्टिकल 14 पढ़ा, उसके बाद डायरेक्टली जंप एंड जस्ट गेट कंटिन्यूअस 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, 29 और 30 को नहीं डाला के, क्योंकि वो हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी सेक्शन होता है ना, तो उनके लिए 29 और 30, जो माइनॉरिटीज़ SC ST कम्युनिटी OBCs होते हैं वो उनके लिए होता है, तो इसलिए 29 और 30 को एक्सक्लूड करके आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 हम एक एक आर्टिकल्स को हमारे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा। अब इंडिया के अंदर क्या है ना कि सिंगल सिटीजनशिप चलता है, मतलब हम राजस्थान में है उसके सिटीज़न होने से पहले, हम मुस्लिम हैं इसके सिटीज़न होने से पहले, हम SC ST है ये होने से पहले हम एक भारतीय नागरिक है, हम एक इंडियन है, और ये सबसे पहला ट्रूथ है। वी आर एन इंडियन फर्स्ट एंड वी हैव द रूल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन आवर कंट्री। समझ आया? जबकि USA में ऐसा नहीं है। USA में अगर आप किसी स्टेट में रहते हो तो आप उस स्टेट के नागरिक भी हो और USA के नागरिक तो हो ही, तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। हमारे इंडिया में ये नहीं है। हमारे इंडिया में क्या चलता है, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वी आर ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया। वी आर नॉट सिटीजन ऑफ झारखंड और मध्य प्रदेश, और वी आर नॉट known for our religious categorization or for our language or for our culture or for our tradition. We are known to be as an Indian. That's it. that यही आपका वजूद है कि आप एक इंडियन हो। ठीक है, अब इंडिया में क्या है ना कि अगर कोई ऐसा सिटीज़न जो पैदा नहीं हुआ था इंडिया में, वो बाद में इंडिया का नागरिक बना, ठीक है, वो पैदा हुआ नहीं था इंडिया में, वो बाद में इंडिया का नागरिक बना, तो वो भी इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। समझ आया? मतलब अगर आप इंडिया के नागरिक नहीं हो फिर भी आप इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हो। ठीक है, मतलब अगर चाहे तो जेफ बेजोस आकर के इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। एक्चुअली हम लोगों को इलॉन मस्क को बनना चाहिए ना कि यू हैव अ गुड आइडिया, यू शुड कम एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड देन मी टू विल बिकम टू मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। ओके, जोक्स अपार्ट, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप इंडिया के सिटीज़न नहीं हो, आप बाद में सिटीज़न बने, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं कि कोई डिसेंट से बन जाता है, कोई रजिस्ट्रेशन से बन जाता है, कोई कुछ नेचुरलाइजेशन से बन जाता है, तो अगर कोई ऐसे भी सिटीज़न बना है तो वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन USA में ऐसा नहीं होता है। USA में अगर जो बिडेन वहाँ के प्रेसिडेंट है तो मतलब वो वहीं पैदा हुए थे और वो वहीं के सिटीज़न है। ही हैज़ द कार्ड ऑफ USA सिटीजनशिप, इसलिए वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन सके। अगर वो बेसिकली इंडियन होते तो वो नहीं बन पाते। समझ आया हमारे इंडिया में और USA में क्या डिफरेंट है? अच्छा, मैं आपको USA का एग्जांपल लेकर के क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बेसिकली लक्ष्मीकांत में भी वहीं दिया हुआ है, और हमारा इंडिया और USA का जो मतलब बायलैटरल रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा है कि मतलब वी कंसिडर एवरीथिंग इन डॉलर्स, in respect of Joe Biden, in respect of presidential and parliamentary form of government. So let's start with our first article, article number 5. ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 में क्या बोला गया है कि कौन इंडिया का सिटीज़न बन सकता है? कौन बन सकता है?
पहला कंडीशन डोमिसाइल इन इंडिया, मतलब पहला बात तो वो इंडिया में रह रहा है। ठीक है, डोमिसाइल का मतलब क्या होता है कि रह रहा है इंडिया में, मतलब इंडिया में तो रह रहा है, प्लस अब एनी अदर, यहाँ जो 3 दिया हुआ है ना उसका एनी अदर। एनी अदर में क्या क्या है, या तो वो खुद इंडिया में पैदा हुआ हो, या तो उसका कोई पेरेंट पैदा हुआ हो, या तो वो 5 साल से इंडिया में रह रहा है। ठीक है, आर्टिकल 5 का कंडीशन समझ आ गया। पहला तो वो इंडिया में रह रहा है, डोमिसाइल्ड इंडिया में, प्लस एनी अदर, क्या, या तो वो खुद बॉर्न हुआ है, उसके कोई माता पिता बॉर्न हुए हैं, या तो फिर वो 5 साल से इंडिया में रह रहा है। आर्टिकल 5 इज क्लियर। आर्टिकल 6, हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, जो पाकिस्तान में रहते थे और इंडिया आए हैं, कब, 19 जुलाई 1948 से पहले। ठीक है, डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल यू शुड रिमेंबर, क्या पता कभी एमसीक्यू में आपको घुमाने के लिए दे दे। सो धीरे धीरे आप उसको अच्छे से रिवाइज करोगे ना, कम से कम लक्ष्मीकांत को 10-12 बार रिवाइज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा दिमाग में प्लीज़ रखना कि 19 जुलाई 1948, ठीक है, क्या डेट बोला मैंने, 19 जुलाई 1948 से पहले कौन कौन इंडिया का नागरिक बन सकता है। देखिए यहाँ 3 कंडीशन, अगर उसके कोई माता पिता इंडिया में पैदा हुए हो, या उसके कोई ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा हुए हो, या वो खुद इंडिया में पैदा हुआ हो, है ना। ये कब का कंडीशन है, 19 जुलाई 1948 से पहले। आफ्टर 19 जुलाई 1948 कौन बन सकता है इंडिया का नागरिक, यहाँ देखिए 4 कंडीशंस है। या तो उसके कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट पैदा हुए हो, वो आया है वापस, माइग्रेटेड टू इंडिया ना, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान से वापस आया है फॉर परमानेंट सेटलमेंट, मतलब पूरा एकदम अपना सामान वामान लेके आया कि अब भैया मुझे यहीं रहना है, तो रिटर्न फॉर परमानेंट सेटलमेंट। 6 महीने से इंडिया में रह रहा है, तो 6 महीने से इंडिया में रह रहा है और रजिस्टर्ड है किसी कॉन्जुलेट के पास। ठीक है, 4 कंडीशन समझ में आया। आफ्टर 19 जुलाई 1948, आफ्टर 19 जुलाई 1948 कौन कौन इंडिया का सिटीजन बन सकता है, उसके कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए थे या मतलब रहते थे, रिटर्न फॉर परमानेंट सेटलमेंट, पाकिस्तान से वापस आया है परमानेंटली रहने के लिए, 6 महीना से इंडिया में रह भी रहा है और किसी कॉन्जुलेट के पास रजिस्टर भी करवा चुका है, तो वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। ठीक है, आर्टिकल 6 के अंदर 2 डेट्स है, एक बिफोर 19 जुलाई 1948 और एक आफ्टर 19 जुलाई 1948 में सिर्फ पेरेंट ग्रैंड पेरेंट ही हिमसेल्फ बॉर्न, और आफ्टर में 4 कंडीशंस जो मैंने बताया, पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट, परमानेंट सेटलमेंट, 6 महीना से रह रहा है और रजिस्टर्ड है। आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 7 क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान रहने चल गया था, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न टू इंडिया। ठीक है, मतलब कुछ लोग जो पाकिस्तान चले गए कि पार्टीशन हो गया, चलो पाकिस्तान ही चलते, वहाँ हमारे भाई बहन लोग सब है, लेकिन पाकिस्तान गए तो वहाँ माहौल समझ में ही नहीं आया, वहाँ मन ही नहीं कर रहा, वहाँ रहने में दिल ही नहीं लग रहा, तो क्या हुआ, वापस इंडिया आ गए, है ना, मतलब गए थे पाकिस्तान में रहने के लिए लेकिन फिर इंडिया आ गए, बट लेटर रिटर्न टू इंडिया। इसका डेट क्या है, 1 मार्च 1947। तो 1 मार्च 1947 के बाद से कौन कौन इंडिया का सिटीजन बन सकता है, यहाँ सिर्फ डेट का चेंज है, बाकी चारों कंडीशंस बिल्कुल ऊपर वाले जो 19 जुलाई 1948 के आफ्टर वाला था ना वही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 मार्च 1947 के बाद कौन कौन इंडिया का सिटीजन बन सकता है। पहला, ईदर ऑफ हिज पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए थे। ठीक है, उसके बाद वही परमानेंट सेटलमेंट के लिए आया है, 6 महीना से रह रहा है और किसी के पास रजिस्टर्ड है। ठीक है, 2 डेट्स हो गया है, उधर था एक बिफोर 19 जुलाई 1948 और आफ्टर 19 जुलाई 1948, उसमें था सिर्फ पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट वाला और एक वो खुद, और उसके बाद 4 कंडीशंस, और उसके बाद यहाँ से डेट चेंज हुआ है आर्टिकल नंबर 7 में, 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद कौन कौन नागरिक बन सकता है, वापस वहीं 4 कंडीशंस। डेट प्लीज़ याद रखिएगा, थोड़ा मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ डेट, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, उसमें क्या था, 19 जुलाई 1948, 2 कंडीशंस बिफोर एंड आफ्टर, इसमें 1 मार्च 1947 का वहीं सेम 4 कंडीशंस। ठीक है, अब यहाँ आर्टिकल 7, पता नहीं ये आर्टिकल शो क्यों नहीं कर रहा है पूरा, 1 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लगता है यहाँ आर्टिकल 8 शो नहीं कर रहा, मैंने देखिए ऊपर में लिखा है पर पता नहीं ये शो क्यों नहीं कर रहा है, मैं आपको ऐसे ही बताती होती हूँ। तो आर्टिकल 8 के तहत कौन कौन इंडिया का सिटीज़न बन सकता है, वही 3 कंडीशन है बेसिकली, कि मतलब बॉर्न हुआ है इंडिया में, उसके कोई ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए थे। ओके, वही
ठीक है, वही कंडीशन है कि या तो वो खुद या उसके कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए थे और किसी डिप्लोमेट के पास रजिस्टर्ड भी है। ठीक है, ये आर्टिकल 8 बोलता है, इसमें कोई डेट नहीं है। सिर्फ आर्टिकल 6 और 7 में 2 डेट्स मैंने आपको बताया, 19 जुलाई 1948 वाला और एक 1 मार्च 1947 वाला आर्टिकल नंबर 7 में। और आर्टिकल नंबर 8 में कोई डेट नहीं है, सिर्फ ये है कि उसके कोई पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या वो खुद इंडिया में अगर बॉर्न हुआ है तो वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। और प्लस तो मतलब वो किसी के पास, कोई डिप्लोमेट के पास रजिस्टर्ड है इंडिया में। ठीक है, अब आर्टिकल 9 to 11 डील करता है कि कैसे सिटीजनशिप को छोड़ा जा सकता है। तो आर्टिकल 9 बोलता है कि आप अगर वॉलेंटरीली अपने पूरे होशो हवास में इन योर फुल कैपेसिटी ऑफ माइंड एंड ब्रेन यू हैव एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, मतलब आप अपने पूरे होशो हवास में किसी और कंट्री का सिटीजनशिप को अगर ले लेते हैं, अगर आप एक इंडियन और आप जा करके यूएसए का सिटीजनशिप ले लोगे तो आपका इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब इट विल कम टू एन एंड। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, किसी को करने का भी ज़रूरत नहीं। अगर आप जा करके लोगे तो आपका इंडिया का सिटीजनशिप हट जाएगा। आर्टिकल 10 क्या बोलता है कि आपका सिटीजनशिप को आपसे छीना जा सकता है अगर पार्लियामेंट कोई चेंजेस ला दे। मतलब इतना सारा हम लोगों ने पढ़ा ना अभी कि ऐसे ऐसे सिटीजन बन सकता है, 6 महीने से रह रहा है, रजिस्टर्ड है, ये वो। तो अगर पार्लियामेंट ये सब में कोई चेंज कर दे, अगर पार्लियामेंट उसमें कोई बदलाव कर दे तो आपका सिटीजनशिप छीना जा सकता है। मान लीजिए आप वो 4 कंडीशन के हिसाब से सिटीजन बने हुए इंडिया के, लेकिन अब पार्लियामेंट आया और उन्होंने चारों कंडीशंस को निकाल दी कि नहीं अब इससे कुछ नहीं होगा, तो क्या पता आपका सिटीजनशिप चला जाए, है ना। आर्टिकल 11 सिंपली ये बोलता है कि सिटीजनशिप में अगर कोई बदलाव लाना है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है और कोई नहीं। ठीक है, आर्टिकल 11 सिर्फ इतना ही बोलता है कि पार्लियामेंट ही सिटीजनशिप के प्रावधानों को चेंज कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ इतना बताया गया आर्टिकल नंबर 11 में, समझ आ गया। आर्टिकल नंबर 5 में पहले तो डोमिसाइल इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट था, ये डोमिसाइल प्लस एनी अदर में इधर ऑफ हिज पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या 5 साल से इंडिया में रह रहा है। उसके बाद आर्टिकल 6 में बिफोर 19 जुलाई 1948 वही 3 कंडीशन, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और हिमसेल्फ बॉर्न। और आफ्टर 19 जुलाई 1948 में 4 कंडीशंस कि परमानेंट सेटलमेंट के लिए आया है, 6 महीना से रह रहा है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, और फिर आर्टिकल 7 में 1 मार्च 1947 वापस से वही 4 कंडीशन। आर्टिकल नंबर 8 पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, हिमसेल्फ बॉर्न और रजिस्टर्ड है किसी कॉन्जुलेट के पास, कोई डेट नहीं है इसमें। आर्टिकल नंबर 9 क्या बोलते हैं कि वॉलेंटरीली जाकर के किसी और कंट्री का सिटीजनशिप को अक्वायर कर लिया तो इंडिया का सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 10 बोलता है कि अगर पार्लियामेंट कोई चेंजेस ला दे आपके सिटीजनशिप एक्ट में तो आपका सिटीजनशिप लिया जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 11 बोलता है कि अगर सिटीजनशिप एक्ट में कोई भी चेंजेस लाना है कभी भी तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है और कोई नहीं। ठीक है, तो आज यहीं तक छोड़ते हैं। आई वॉन्ट द टॉपिक टू सिंक टू योर ब्रेन। ओके, सो लेट अस लीव इट टिल हियर. You can just go through Lakshmikant once and revise it all together, and then probably we'll start with Citizenship Act in our next video. So till then, stay connected guys. If you loved the explanation, then please like the video and subscribe to my YouTube channel. You can also comment in the comment section how you liked the video and do you want any changes in my explanation pattern or not. Also do tell me if the notes were helpful to you, the thing I'm showing you here, whether it was helpful to you or not. So thank you guys and take care. Thank you so much.